और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो जो होता है अब प्रेगनेंसी के अंदर उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो टोटल ड्यूरेशन होता है ह्यूमन के अंदर वो होता है 9 मंथ्स, जिसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन के अंदर होता है 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स के अंदर यहाँ पर फीटस का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। तो फिटस का जब डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके बाद अब उस फिटस का डेवलपमेंट यूटेराइन या यूटेरस वूम के अंदर, जिसको कहते हैं वूम भी के अंदर कंप्लीट हो चुका है। अब वो फिटस अब बाहर आना चाहता है, तो बाहर डिलीवरी करने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं पार्च्यूरेशन। तो यूटेराइन वॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा और यूटेराइन वॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण यहाँ पर द फिटस विल बी डिलीवर आउटसाइड। सो बाय द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन के अंदर भी आपको याद रखना है, यूटेराइन के अंदर कौन सी वॉल का, मायोमेट्रियम, जो बीच की वॉल थी। देयर विल बी विग्रस कॉन्ट्रैक्शन इन द यूटेराइन वॉल, मायोमेट्रियम, एंड देन फिटस विल कम आउट और डिलीवरी ऑफ द फिटस इज कॉल्ड पार्च्यूरेशन। तो ये पार्ट याद रखना है, पार्च्यूरेशन। तो ये पार्च्यूरेशन होगा कैसे, जब वूम के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कम्प्लीटली हो चुका है। उसके बाद क्या होगा कि जो एम्ब्रियो है, जो फिटस है, वो क्या करेगा, दैट विल सेंड द सिग्नल, दैट विल सेंड द सिग्नल फॉर द रिलीजिंग ऑफ द दैट पर्टिकुलर एम्ब्रियो। वो खुद को मतलब रिलीज करने के लिए सिग्नल भेजेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म है उसका नाम आप याद रख लो, उसको कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो इसके अंदर नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम भी काम कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अब यहाँ पर सिग्नल खुद ही जो डेवलप एम्ब्रियो है और साथ ही प्लेसेंटा, ये दोनों मिलकर सिग्नल जनरेट करेंगे। सिग्नल जनरेट करने के बाद क्या होगा, यूटेराइन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। अभी सिर्फ इनके सिग्नल की वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करने का अब ये जो मेथड है या जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। यानी फिटस ने इजेक्शन होने के लिए जो सिग्नल दिया है उसको कहते हैं फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब क्या होगा, इस पहले यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन कम था, अब इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अब इसका सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो सिग्नल जाएगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो हार्मोन रिलीज करेगी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करने के बाद अब जो कॉन्ट्रैक्शन था वो और विग्रस हो जाएगा, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने के कारण, अब विगरस कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीटोसिन का अमाउंट और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा। तो ये जो खुद ऑक्सीटोसिन है बढ़ने के कारण ये खुद ही पॉजिटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी को। कौन सा फीडबैक देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, और पॉजिटिव फीडबैक देने के कारण ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन लगातार बढ़ेगा और विगरस कॉन्ट्रैक्शन होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ पार्च्यूरेशन। कि पार्च्यूरेशन हो जाए उसके लिए वो विगरस कॉन्ट्रैक्शन करेगा। उसके बाद यहाँ पर एक और हार्मोन का रोल इम्पोर्टेंट है जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा, रिलैक्सिन हार्मोन अब जो प्रोसेस है पार्च्यूरेशन को उसको रिलैक्स कर देगा, उसको स्मूथ करेगा। तो ये क्या करेगा, आपको कुछ इसके फंक्शन याद रखने, इट विल डायलेट द सर्विक्स एंड वेजाइना। सर्विक्स कैनाल और वेजाइना का जो पाथ है उसको ये डायलेट करेगा। साथ ही ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, पेल्विक गर्डल के बीच का जो स्पेस है, जॉइंट्स है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसको भी ये लूज करेगा, उसको भी स्मूथ बनाएगा। और इस तरह से ये जो बर्थ कैनाल है जिसको अपन कहते हैं सर्विकल कैनाल या सर्विक्स भी कहते हैं, तो उसको ये स्मूथ बनाने का काम करेगा ताकि यहाँ पर इजीली पार्च्यूरेशन हो जाए। पार्च्यूरेशन के टाइम पे हम जानते हैं बेबी का जो हेड होता है वो आगे होता है, बाकी पार्ट पीछे होता है, तो हेड फ्रंट आगे होता है, और यहाँ पर सर्विकल कैनाल और वेजाइना के थ्रू पार्च्यूरेशन प्रोसेस या डिलीवरी ऑफ बेबी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है पार्च्यूरेशन के बारे में। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, जेस्टेशन, पार्च्यूरेशन, मैकेनिज्म, और इसके अंदर जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखना। इस तरह से वहीं खुद से ही सिग्नल डेवलप होगा और आगे चलकर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि बेबी डिलीवरी के बाद में उसकी फीडिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है मिल्क। तो यहाँ पर वुमन जो है, फीमेल है, उससे मिल्क का सिक्रीशन होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन। फॉर द फीडिंग ऑफ बेबी द मिल्क सिक्रीशन बाय द फीमेल और इट्स मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड लैक्टेशन। लैक्टेशन के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर
ये मैंने बना रखा है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये उसका एंटीरियर पार्ट है और ये है पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट है वो रिलीज़ करता है प्रोलैक्टिन और पोस्टीरियर पार्ट है वो रिलीज़ करता है ऑक्सीटोसिन। दोनों का रोल आपको याद रखना है। तो यहाँ पर प्रोलैक्टिन है वो मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क प्रोडक्शन करने का काम करता है, मिल्क प्रोडक्शन करने का काम करता है। इससे पहले अगर हम देखें प्रेगनेंसी के टाइम पे देखें तो वहाँ पर मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है लेकिन मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको याद रखना है बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन द मिल्क विल नॉट सिक्रेटेड आउटसाइड, तो इसलिए वहाँ पर मिल्क का सिक्रेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अब मिल्क का सिक्रेशन होगा, प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन करने का प्रोलैक्टिन करेगा और उसको उसको इजेक्ट करने का काम करता है ऑक्सीटोसिन। तो इसको हम मिल्क रिलीजिंग या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो ये मिल्क को इजेक्ट करने का काम करता है। देखो ऑक्सीटोसिन यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और यहाँ पर मिल्क इजेक्टिंग का काम करता है। तो ये दोनों हार्मोन, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट हो रहा है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट हो रहा है। शुरुआत के अंदर जो मिल्क बनता है उसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम येलो कलर का होता है, उसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं डिफरेंट टाइप्स के और मेनली उसमें जो एंटीबॉडी आपको याद रखना है वो है IgA, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। IgA एंटीबॉडी इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर जो कोलोस्ट्रम है उससे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा बेबी का और उसके बाद उसको डिफरेंट न्यूट्रिएंट भी मिल जाएंगे, उसको इवन रीच इन द कैलोरी के अंदर भी वो रीच होता है। इस तरह से ओवरऑल जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उस कोलोस्ट्रम के अंदर मिल जाता है। तो इनिशियली जो मिल्क रिलीज होगा उसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम इज द रीच इन द डिफरेंट न्यूट्रिएंट एज वेल एज द एंटीबॉडी IgA। तो मिल्क देखो वुमन जो है या मदर जो है पहले IgG उसने दिया बेबी को और बर्थ के बाद कौन सा एंटीबॉडी दे रहा है? IgA ज़्यादा मात्रा में, IgA, वहाँ पर सिर्फ IgG था। तो ये था इस तरह से डेवलपिंग, उस तरह से जो बेबी का जो डेवलपमेंट होगा यहाँ पर मदर से उसको मिल्क मिलेगा और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं लैक्टेशन। तो यहाँ पर भी हमने दो हार्मोन देखे, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। तो ये था इसके बारे में, मेमोरी ग्लैंड के बारे में और इस तरह से मिल्क का सिक्रेशन होता है। अब मैं एक और चीज़ आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ट्विंस के बारे में। ट्विंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, ये थोड़ा सा हट के लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक होते हैं जो मैंने अभी लिखा आइडेंटिकल ट्विंस, जिसको हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक, और दूसरे होते हैं जिसको कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस या डाइजाइगोटिक। आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जब जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है तो अगर वो जाइगोट इम्प्लांटेशन के या तो पहले दो पार्ट में डिवाइड हो जाए या इम्प्लांटेशन के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाए और जिससे कि क्या बने, टोटल दो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और उसमें दोनों सेम टू सेम बनते हैं, इसको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। लेकिन दूसरा जो है फ्रेटर्नल या डाइजाइगोटिक, तो इसमें क्या होगा, दो ओवम रिलीज होंगे, दो का फर्टिलाइजेशन होगा और दो एम्ब्रियो बनेंगे सेपरेट और दोनों का इम्प्लांटेशन होगा। तो इस तरह से जो ट्विंस बनते हैं उसको हम कहते हैं फ्रेटर्नल या डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये दो तरह के ट्विंस पॉसिबल हो सके क्योंकि वहाँ पर दो ओवम से दो फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट किया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो आज की लेक्चर में हमने बात की पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। और अगर आप वीडियो रेगुलर देखते हो, आपको अगर समझ में आता है तो आप उसको आगे भी शेयर करें, जिनको भी हेल्प चाहिए उसको हेल्प मिलेगी और उसको फ़ायदा होगा। सो इट्स ऑल अबाउट दिस क्लास।